जिस तरीके की तस्वीर पिछले एक हफ्तों में संसद सत्र के दौरान दिखाई पड़ी है, क्या ऐसा लगता है कि जो नए सांसद आ रहे हैं वो कुछ सीख पाएंगे? संसद के भीतर हंगामा है और बाहर भौ-भौ जैसी बातें हो रही हैं। संसद भवन के भीतर जाकर के तो मुझे लगता है कि राजनीति की बातें ज़्यादा होनी चाहिए और इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। सभी राजनीतिक दलों को एक अनुशासन तय करना चाहिए कि प्रश्नकाल और शून्यकाल चले, इसके अलावा वो अपने किसी भी विषय पे हंगामा कर सकते हैं। ये कह देना कि भाई विपक्षी सरकार सदन को चलने दे और सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है जो सत्ता पक्ष में रहा है वो एक समय विपक्ष में भी रहा है और उसने भी क्या किया है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को भी जो है ये ड्रामा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हंगामे को भी ड्रामा नहीं कहा। राहुल गांधी जी एक जो बड़ा स्वप्न देख रहे हैं कि जो जेनजी का आंदोलन, क्योंकि भाई अब जब राहुल, अभी आप ही ने बताया 95-96 चुनाव हार चुके हैं, तो अब चुनाव तो जीत के सत्ता उन्हें नहीं मिलनी है, ये शायद वो समझ रहे हैं। तो अब वो ये सपना देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि शायद जेनजीज आंदोलन करेंगे, तख्ता पलट होगा और फिर मैं बैठ जाऊंगा। व्यक्ति का समर्थन करें कि विचारधारा का समर्थन करें कि पार्टी का सब इतना घुल मिल गया है कि जो सत्ता में है वही सर्वोपरि है और जो सत्ता में नहीं है वो जीने लायक ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। संसद के भीतर चल रहा जो माहौल है और संसद परिसर में चल रहा है जो माहौल है, उन दोनों पर अपने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या ये स्थिति संसद के लिहाज से ठीक है, क्या ये स्थिति उन सांसदों के लिहाज से ठीक है जो कि सदन के भीतर तो हंगामा कर रहे हैं और बाहर परिसर में भौ-भौ जैसी बातें हो रही हैं। क्या इस सत्र का हल होने वाला है या क्या इस सत्र का अंत होने वाला है, इसी पर थोड़ा सा विस्तार देंगे। हमारे साथ अजय सेतिया जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राकेश शुक्ल जी हैं, समीर चौगाकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि सदन के भीतर हंगामा हो रहा है। हंगामा एसआईआर से शुरू हुआ, विपक्ष ने खूब हंगामा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ तक कहा कि हमें डिलीवरी देनी है, ड्रामा नहीं, और सांसदों से यह भी अपील की कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए। पर जिस तरीके की तस्वीर पिछले एक हफ्तों में संसद सत्र के दौरान दिखाई पड़ी है, क्या ऐसा लगता है कि जो नए सांसद आ रहे हैं वो कुछ सीख पाएंगे? संसद के भीतर हंगामा है और बाहर भौ-भौ जैसी बातें हो रही हैं। क्या इस सत्र का हश्र होने वाला है? इसी पर चर्चा करते हैं। अजय सर, क्या हम समझें कि संसद की ये जो पूरी कहानी है अब ये नॉर्मल हो चुकी है, इस तरीके की जो स्थिति दिखाई पड़ती है, या नया नॉर्मल है? ये नॉर्मल है क्योंकि रेणुका चौधरी वाला मामला जो है वो फिर उठेगा और उठेगा तो निश्चित रूप से फिर हंगामा होगा। राहुल गांधी ने जिस प्रकार इस मुद्दे को ये कह दिया कि अंदर सब जो है वफादार बैठे हैं, तो वो शब्द नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन वैसा ही है। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो, क्योंकि बात तो चल रही है कुत्ते की, तो क्या उन्होंने सारे सांसदों को वफादार कुत्ता कहा? और सारे सांसदों को नहीं कहा तो क्या अपने सांसदों को कहा? लोकसभा में उनके 99 सांसद हैं, राज्यसभा में 27 सांसद हैं, इसमें माँ बेटा बेटी को 3 को छोड़ दो तो बाकी जो है क्या उनको कहा उन्होंने वफादार कुत्ता? ये सवाल जो है कांग्रेस के भीतर भी चल रहा है और मैं समझता हूं कि कम से कम विपक्ष के नेता को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, उनको थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए थी और उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई है। और रेणुका चौधरी तो माशाअल्लाह पहले से ही इस तरह की चर्चाएं करती रही हैं और उनका पुराना, हमने टीडीपी के समय का भी हमें याद है उन्होंने किस किस तरह की बातें की और उसके बाद कांग्रेस में आकर के कह रहे थे कि गला खराब है, नहीं तो मैं भी बताता। पवन खेड़ा भी उन्हीं की श्रेणी के हैं, उसी धारा के हैं, वो भी सांसद नहीं है लेकिन उसी धारा के हैं, कांग्रेस के नेता उसी धारा के हैं। और जहां तक किसी कुत्ते को, आवारा कुत्ते को पार्लियामेंट में लाने का सवाल है, तो वह कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं थी। उन्होंने एक कुत्ते का बचाव किया और बचाव करके उनको कार में बिठा लिया और वह कार वापस चली गई। वो उसके लिए क्षमा मांग सकती थी। मीडिया ने ये मुद्दे को बना दिया और मीडिया ने मुद्दे को बना दिया तो कह सकती थी कि ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मैंने अब उसको वापस भेज दिया, बात खत्म हुई। और अगर ये मैंने किसी परंपरा का उल्लंघन किया है या प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है तो मैं क्षमा मांगती हूँ, इतना कह करके वो बात को टाला जा सकता था, लेकिन वो बात को बढ़ाती चली गई। इस पर मुझे एक घटना याद आती है, जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर थे तो उन्हें किसी ने बताया कि उनके गवर्नर बनने से पहले
राजभवन में बहुत सारे मोर हुआ करते थे, लेकिन बाहर के आवारा कुत्तों ने आ करके सब मोरों को खा लिया या मार दिया या भगा दिया। ये स्थिति पैदा हुई है और उनके आने के बाद कोई मोर नहीं आया। तो भगत सिंह कोश्यारी ने इस संबंध में राज्य सरकार को लिखा और फिर राज्य सरकार ने अगल बगल के पूरे एरिया में आवारा कुत्तों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, नष्ट कर दिया। अगर आवारा कुत्ते पार्लियामेंट में भी आ रहे होते तो पार्लियामेंट में भी मोर होते हैं, मोर आते हैं वहाँ पर सीजन के समय, तो वो मोर नहीं होते। तो इसलिए ये थोड़ी सी इस मामले में गंभीरता है। इसलिए आवारा कुत्तों को लाना राजभवन में, विधानसभा में, संसद में, ये कोई गरिमा के अनुकूल नहीं था, लेकिन उनसे एक गलती हुई, उनको पता नहीं था और फिर भी उन्होंने कार से बाहर भी नहीं निकाला था। ये विषय है संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहस करने विषय, ये चिंताजनक। ये विषय रेणुका चौधरी ने खुद बना दिया, जबकि ये इतना बड़ा विषय नहीं था। और मैं समझता हूँ इसके लिए या तो रेणुका चौधरी जिम्मेदार है या फिर मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं था, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको मुद्दा बना दिया जाए। और यह राजनीति का मुद्दा तो बिल्कुल भी नहीं है। संसद भवन के भीतर जाकर के तो मुझे लगता है कि राजनीति की बातें ज़्यादा होनी चाहिए और इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, 95 हार मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो है अब तक उनकी पार्टी ने पिछले जब से वो एक्टिव हैं तब से दिखाई पड़ी है। इस या हो सकता हो नंबर 1 2 और ऊपर नीचे होगा, पर 95 के आसपास ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके की स्थिति के बावजूद भी जब संसद का सत्र चल रहा हो और विपक्ष इस तरीके का हंगामा कर रहा हो, तो लगता है कि उसका कुछ फायदा दिखाई पड़ेगा। आम लोगों की तो बात छोड़िए, उनका अपना खुद का। देखिए, 3 आंकड़े सामने रखूंगा मैं। पिछले शीतकालीन सत्र का जो नवंबर दिसंबर में हुआ, तो पिछले शीतकालीन सत्र में जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से बहुत कम समय तक पार्लियामेंट चला और उसमें जो एक आंकड़ा आया है सचिवालय की तरफ से, उसमें 84 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिर मानसून सत्र आया जुलाई अगस्त 2025 में। जुलाई अगस्त के जो मानसून सत्र में जो आंकड़ा सामने आया वो 190 करोड़ के नुकसान का आया। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 2 सत्र में 274 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो संसद जनता की समस्याओं को उठाने के लिए है, उस संसद में जनता के पैसे का नुकसान होना कितना जायज़ है। अब ये जो पैसा नुकसान हुआ है, ये तो ना सांसद के वेतन से कटेगा ना भत्ते से कटेगा, जनता से कटेगा। तो जनता की समस्या की जगह पे हम किन समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या रेणुका चौधरी की तरफ से गाड़ी में बिठा के लाए गए जानवर पे चर्चा करना महत्वपूर्ण है या 0 आवर्स और प्रश्नकाल उठना महत्वपूर्ण है? ये सबसे बड़ा सोचने का विषय यही है कि संसद किस लिए है, संसद में किन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। तो आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं और चर्चा किस पे होनी चाहिए। आप उन सांसदों के बारे में सोचिए कि जो सांसद चुन के आते हैं और उनको अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता इसलिए प्रतिनिधि बना के भेजती है कि आप हमारे यहाँ की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान केंद्रित करेंगे। हो ये रहा है कि पार्टियों की एक लाइन का व्हिप जो है उनको जंजीरों से बांध देता है और वो किसी भी तरह के विषय को नहीं उठा पाते। अब जब हंगामा होता है तो हंगामे में आप देखेंगे कुछ चुनिंदा सांसद हंगामा करते हैं, बाकी बैठे रहते हैं। हम उनको उनकी सहमति मान के चलते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को हम समझने का प्रयास नहीं करते कि उनकी पीड़ा क्या है। मेरा ये मत है, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को एक अनुशासन तय करना चाहिए कि प्रश्नकाल और शून्यकाल चले, इसके अलावा वो अपने किसी भी विषय पे हंगामा कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें चलना सदन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश का मामला है, ये जनता का मामला है। तो राष्ट्र के लिए चुनी जाने वाले प्रतिनिधि, राष्ट्र के लिए काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां व्यक्तिगत हितों के लिए संसद के समय को बर्बाद न करें। चिंता का विषय यही है सर। अनुराग सर, शुरुआत में राहुल गांधी से जब कहा गया कि आप कुछ कहिए, SIR का विरोध आप लोग कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं, वेल तक जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो बात कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने पहले दिन अपील की कि भाई ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, आपको जो बात करनी है आप बात करो, लेकिन काम होने दो। उसके बाद अचानक 2 दिन SIR की बात करते रहे, फिर अचानक प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आती हैं और कह देती हैं नहीं प्रदूषण बहुत है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। निश्चित तौर पे प्रदूषण है, समस्या है, लेकिन क्या इमीडिएट हल कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है सदन के भीतर इस सत्र में, लग रहा है कि वो इमीडिएट हल वहाँ से मिलेगा? कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग है?
देखिए, प्रदूषण कोई एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि अगर संसद सत्र सोमवार से शुरू होना था तो वो या मंगलवार से शुरू होना था और वो 24 घंटे पहले हो गया। तो ये मैं खुद देख रहा हूँ 30 साल से, इससे ज़्यादा भी लेवल्स देखे हुए हैं, इससे ज़्यादा भी समस्या है। तो इसका जो सिस्टमेटिक हल चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट को इस तरह से डिस्टर्ब करना कोई अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, अब आप मेन चीज़ पे हम आते हैं कि जो पार्लियामेंट की जो गतिविधियां हैं जिस तरह से वो डिरेल हुई। मैं हमेशा से, आप लोग भी कहते हैं मैं राहुल गांधी जी के पीछे पड़ा रहता हूं, और हाँ। लेकिन मैं ये मैं हमेशा ये सोचता था कि राहुल गांधी जी इकलौते शायद पूरी कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति हैं जो अगर थोड़ा सा उनमें अगर सुधार हो जाए या वो जनता की बात को समझने लगे तो शायद एक सक्षम विपक्ष मिल जाएगा। लेकिन इस बार की जो ये घटना हुई, ये जो भोंभो एपिसोड हुआ, उससे ये समझ में आया कि पार्टी में तो नगीने भरे पड़े हैं, सिर्फ एक नज़र डालने की देर है। एक ढूंढो 100 मिलेंगे। हाँ, एक ढूंढो तो मतलब राहुल गांधी जी अकेले नहीं हैं, उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इस अगर जैसे अभी जो कहा जा रहा है कि उनको रास्ते में वो कुत्ता मिल गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। अगर आप उस वीडियो को और उसकी पिक्चर्स को गौर से देखें तो उस कुत्ते के गले में बाकायदा पट्टा बंधा हुआ है जो पालतू कुत्ते का, जो पालतू कुत्ते की होता है। तो इसमें दिल्ली शहर है, वो अपने घर से एक हाई सिक्योरिटी जोन से निकल के पार्लियामेंट में पहुंची। तो ऐसा नहीं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वो सीसीटीवी की कवरेज में नहीं होगा। इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर वो पार्लियामेंट, भले ही उसका कोई लीगल इंप्लीकेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर कोई एक ऐसा काम कर रहा है जिससे पार्लियामेंट का काम डिस्टर्ब हो रहा है, उसने जो बोला उसकी जांच होनी जरूरी, पब्लिक डोमेन में आनी जरूरी। मुझे और आपको ये जानने का हक है कि जो उन्होंने वहां बोला वो सच बोला है या नहीं बोला है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कैजुअल सा स्टेटमेंट दे दिया कि कहां लिखा है कि कुत्ते नहीं आ सकते। ऐसे तो कहीं भी नहीं मतलब फिर तो अगर लिखे होने पे वो चला जाएगा, क्योंकि जिस समय लिखा गया होगा उस समय ये नहीं सोचा होगा कि रेणुका चौधरी जी सांसद होंगी और वो कुत्ता लेके आएंगी। इस हिसाब से तो कोई कहेगा कि जी वो गले में अजगर टांग के आ जाएगा, कि कहेगा कहाँ लिखा है अजगर नहीं लाना है, कोई चूहा लेके आ जाएगा, कोई बिल्ली लेके आ जाएगा, और 99 सांसद हैं और 99 तरह के जानवर आ जाएंगे पार्लियामेंट में। तो ऐसी स्थिति में संसद की गरिमा क्या रह गई? उसके बाद राहुल गांधी जी आते हैं। राहुल गांधी जी का दूसरा इनसेंसिटिव रिमार्क कि कुत्ते, आज हम क्या समय आ गया, क्या कुत्तों पे बात कर रहे हैं। ये अगर वो इसकी आलोचना कर देते, इसकी ये नहीं होना चाहिए था, तो ये सारी बात खत्म हो जाती और पार्लियामेंट अपने ट्रैक पे आ जाती। नहीं, वो तो कह रहे हैं वफादार अंदर भी हैं टाइप कुछ ऐसा। देखिए, अब वही तो मैंने कहा, आप पार्टी में एक ढूंढने चलेंगे ना तो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मैं परेशान था बेचारे राहुल गांधी जी के ऊपर ही, इस बार समझ में आया अभी बहुत हैं, हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, इससे फायदा किसे हुआ? इसे फायदा, भले ही इन लोगों ने कुछ सोचा हुआ, फायदा इसमें सरकार को हुआ। सरकार चाहती है पार्लियामेंट में कोई बहस ना हो और हमें जो करना है वो हम कर लें, वो इन्होंने उनको दे दिया। राहुल गांधी जी ने गिफ्ट दे दी कि भाई अब तुम्हें जो करना है करो। 17-18 बिल पास होने हैं, वो सब पास हो जाएंगे, कुछ नहीं होना, क्योंकि बहस होनी ही नहीं है। ये वॉकआउट करेंगे, कुत्ते पे बहस होगी, भौं होगा, म्याऊं म्याऊं होगा, और बातें सारी खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है, पीएम मोदी ने एक बड़ी स्टाइल से एक काम किया। वो क्या किया? जो वो बड़े दिनों से करना चाह रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सारे पशु प्रेमी ये समझते, कुछ पशु प्रेमियों के लिए पशु सिर्फ कुत्ता होता है, गाय नहीं होती है। इससे इन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि भाई कुत्ता तुम्हारा, गाय हमारी। राहुल गांधी जी एक दूसरा जो बड़ा स्वप्न देख रहे हैं कि जो जेनजी का आंदोलन, क्योंकि भाई अब जब राहुल, अभी आप ही ने बताया 95-96 चुनाव हार चुके हैं, तो अब चुनाव तो जीत के सत्ता उन्हें नहीं मिलनी है, ये शायद वो समझ रहे हैं। तो अब वो ये सपना देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि शायद जेनजीज आंदोलन करेंगे, तख्ता पलट होगा और फिर मैं बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने एक तरह से इससे जो कुत्ता आंदोलन पिछले दिनों जिससे भारत डिस्टर्ब रहा, उसको उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की। अगर आप सेकंड फेज का जो कुत्ता आंदोलन था उसमें अगर आप देखेंगे तो जो राहुल गांधी जी के नारे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वो लगाए गए।
दूसरे फेज का जो कुत्ता आंदोलन में एक जगह प्रदर्शन में 20 से 25 आदमी के ऊपर मिलना मुश्किल था। अब शायद कांग्रेस की हालत, विपक्ष की हालत यह हो गई है कि वो 20-25 लोगों के वोट और समर्थन के लिए पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक चीज और बड़ी गंभीर है जो जानने वाली है, वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। उसके बाद रेणुका चौधरी जी ने अपने घर पे की फोटोएं कुछ ट्वीट करी जिसमें बहुत सारे वो उनके घर में कुत्ते और बिल्लियां थी। उसकी जांच होनी चाहिए, क्या इस तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में, और दूसरी चीज, हर नगर पालिका के कुछ नियम होते हैं, क्या वो नगर पालिका के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरी कवायद थी, ये कवायद ये थी कि हम किसी तरह से जो कुत्तों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और उसके आंदोलनकारी हैं उनको हाईजैक कर लें, उनको ले लें। अब उन्होंने ये चीज नहीं सोची कि वो तो बेचारे खुद 20 से 25 के ऊपर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, उनके वोट और समर्थन को लेकर आप करोगे क्या? स्थिति इस वक्त संसद की दिखाई पड़ रही है। एक ऐप भी लॉन्च होता है, सारे फोन में बताया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से उसका पक्ष रखते हैं, उसके बावजूद फिर इतना हंगामा विपक्ष की ओर से होता है और वो वापस ले लिया जाता है। क्या इस तरीके के मुद्दे अगर विपक्ष मजबूती से उठाए, जो कि इसमें दिखाई पड़ा, तो क्या अगर हम वाकई में ईमानदारी से अच्छे मुद्दे उठाते हैं तो विपक्ष का भी एक अच्छा स्टैंड संसद में दिखाई पड़ेगा? क्योंकि इस सत्र में तो ऐसा लगता नहीं है, बिल सारे पास हो जाएंगे, ये हंगामा करते रहेंगे। देखिए, अब संसद के अंदर तो वैसे सत्ता पक्ष विपक्ष को मिलकर जनता के मुद्दे उठाना चाहिए। संसदीय बैठक जो होती है शुरू पहले, वो इसीलिए लोकसभा स्पीकर बुलाते हैं कि भाई किन किन विषय पर चर्चा होगी, सार्थक चर्चा हो, आपका भी पक्ष रखा जाएगा, हम भी अपनी बात रखेंगे, चर्चा होगी। लेकिन जो भी सत्ता पक्ष में आता है वो फिर वो यही अपेक्षा करता है, विपक्ष है, कि वो भाई लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट को चलने दे, वो उससे गरिमा के हिसाब से काम करे। आज जो सत्ता पक्ष में, वो भी एक समय विपक्ष में रहे थे, उस समय भी उन्होंने बहुत मतलब होल्ला मचाया। वो समय भी हमने देखा जब मनमोहन के 10 साल है तो उस समय भी विपक्ष कितनी बार ठप हुई है। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई विपक्षी सदन को चलने दे और सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है जो सत्ता पक्ष में रहा है वो एक समय विपक्ष में भी रहा है और उसने भी क्या किया है उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों पक्ष में रहता है और विपक्ष जब रहता है सत्ता में तो विपक्ष की कोशिश ये रहती है कि सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाए। अब सरकार और विपक्ष के बीच में दरअसल कोई सामंजस्य नहीं है। मतलब अब इतनी कटुता रिश्तों में आ गई है कि उसके एक साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करना हो, कोई सामंजस्य बनाना हो, मुझे लग रहा है ये अब लगभग असंभव 2014 के बाद हमें नजर आने लगा है। अब देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा होने वाली है, चुनाव सुधार पर चर्चा होगी, तो चुनाव सुधार पर चर्चा मतलब एसआईआर को लेकर विपक्ष जो कहा है, तो जो विपक्ष पहले से जब कह रहा था कि एसआईआर पर चर्चा कीजिए, तो यही बात अगर आप विपक्ष से पहले चर्चा में बात हो जाती कि भाई हम सोमवार और मंगलवार को इस तरह की चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक का जो सत्र रखा गया था, उस सत्र के अंदर जो पहले 2-3 दिन बाधित हुए वो बाधित नहीं होते। वैसे भी ये अगर 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है, इतना छोटा सत्र की 15 बैठकें होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें फिर सत्ता पक्ष को और विपक्ष दोनों की कोशिश करनी चाहिए। अब सत्ता पक्ष मान लेता है कि विपक्ष को हमें सहयोग करेगा नहीं और विपक्ष मांग के चलता है कि सत्ता पक्ष हमारा सुनेगा नहीं, हमें बोलने का मौका देगा नहीं। अब ये दोनों के मन में इस तरीके से मतलब जिसे कहते हैं ना बैठ गया है, तो आपस में संवाद नहीं है, आपस में किसी तरह का सामंजस्य नहीं है और एक दूसरे के प्रति नफरत, कटुता, मुझे लगता है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे लग रहा है कि उसके बाद किसी तरीके से एक सामंजस्य बन सके, इसकी संभावना पार्लियामेंट के अंदर मुझे बहुत कम नजर आ रही है और उसका असर ये देखने की मिल रहा है। अभी कहा जाता है कि भाई जनता चुनकर भेजती है तो चर्चा की जानी चाहिए पार्लियामेंट। अब जनता भी तो कैसे नेताओं को चुन के भेजती है? भाई जिनके ऊपर अपराधी मुकदमे चल रहे हो, जो जेल में हो, आप उनको चुनाव जिता दोगे? तमाम अपराधी और भ्रष्ट लोगों को और बलात्कारियों को आप लोकसभा और विधानसभा में अगर भेजोगे और फिर आप उम्मीद करोगे कि वो पार्लियामेंट अच्छे से चलाए, आपके मुद्दे उठाए, तो जनता का विवेक है। आप अगर बेहतर नेताओं को चुनकर भेजोगे तो बेहतर चर्चाएं होंगी। आप इसी तरह के लोगों को भेजोगे तो उनके लिए तो पार्लियामेंट एक टाइम का पास करने का प्रोसेस है। उन्हें पता है आना है, अटेंडेंस लगाना है, जो भत्ते मिलना है वो लेना है, कैंटीन में खाना खाना है, गप्पे मारना है सेंट्रल हॉल में जाके और फिर अपने आराम से घर निकल जाना है। तो जनता भी अब अपने पार्लियामेंट में जिस तरह के लोगों को चुनकर भेज देती कई लोगों को, वो उसी तरह का व्यवहार वहाँ पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक गंभीर समस्या बहुत ज़्यादा बन चुकी है पार्लियामेंट के अंदर। अब तो लगभग चलना नामुमकिन हो गया अगर हम देखें पिछले कुछ समय से। अब सरकार को, स्पीकर को, दोनों पक्षों को, बड़े नेताओं को लंबे समय से जो पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, जिनको 8-8 साल, 9-9 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए, उनको बताना चाहिए कि भाई जो पहली बार का पार्लियामेंटेशन आ रहा है, पहली बार का जो सांसद आ रहा है, उसके सामने हम क्या आचरण रख रहे हैं, किस तरीके का आचरण रख रहे हैं, वो कैसे
कैसे सीखेगा? वो तो पार्लियामेंट में पहली बार आया ना, वो अपने सीनियर के व्यवहार से सीखेगा कि पार्लियामेंट के अंदर कैसी चर्चा होती है, प्रश्न ओवर क्या होता है, जीरो ओवर क्या होता है, कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, प्राइवेट बिल कैसे लाया जाता है, बैठ के किस विषय पर चर्चा की जाती है। तो ये चीज़ें अब मुझे लगता है कि नए जब जो पहली बार के सांसद आए वो इस तरीके से हौला देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ये संसद की परिपाटी बन गई है, तो वो भी उसी हौला में शामिल होते हैं पार्टी के सीनियर नेताओं को देख के, और फिर उसके बाद वो दूसरी बार तीसरी बार आते हैं तो वो इसी परिपाटी को लेकर जाते हैं। मुझे लग रहा है ये गंभीर समस्या है और इसके ऊपर सभी को देखने की जरूरत है, और खासतौर से सत्ता पर विपक्ष बैठ के चर्चा करे कि भाई प्रदर्शन करने के लिए तो सड़क है, संसद तो सार्थक बहस के लिए, तो संसद में और प्रदेश की विधानसभाओं में हम सार्थक बहस करें और जनता के मुद्दे उठाएं उसके ऊपर। तो एक सामंजस्य बनने की जरूरत है जो फिलहाल पार्लियामेंट में नजर नहीं आती है। हर सत्र से पहले हम इसी तरह की चर्चा करते हैं। विनोद सर, पहले दिन प्रधानमंत्री की अपील कि भाई ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, विपक्ष हार नहीं पचा पा रहा है, आप हमसे टिप्स लीजिए, और पिछला पूरा एक हफ्ता संचार ऐप पर बैकफुट पर भी सरकार नजर आई। कैसे ये पूरा सत्र देख रहे हैं और कैसे इस सत्र का अंत देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में जो है ये सब अपरिहार्य है। आप चाहें कि सब कुछ बिल्कुल आदर्श स्थिति में चले, विपक्ष खामोशी से आए, सरकार आए और संसद चलती रहे, तो ये लोकतंत्र में कहीं संभव नहीं। हर देश में हंगामे होते हैं, अमेरिकन कांग्रेस में भी हंगामा होता है, वहाँ शटडाउन चल रहा अभी भी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी खूब शोर शराबा होता है, और ये दुनिया के हर संसद में इस तरह का हो। डेमोक्रेसी का ये एक तरह से अपरिहार्य अंग है। 1952 में पहला चुनाव हुआ और 1947 में आज़ादी मिली थी, और तब का जो विपक्ष था यानी समाजवादी थे उसमें विपक्ष के रूप में, तो वो ये नारा लगाते थे कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, यानी 5 साल बाद ही आज़ादी झूठी लगने लगी थी, ये नारा लगने लगा था। तो और इसी संसद में हम लोगों ने पार्लियामेंट कवर किया है, और हमसे पहले भी मतलब बाकायदा मार्शल बुला बुला करके लोगों को बाहर निकाला जाता था, पकड़ पकड़ के, लटका लटका के, टांग टांग करके, वो सब दृश्य भी हमने देखे हैं। हमने वो दृश्य भी देखा है सत्ता विपक्ष के 2 सांसद एक दूसरे को बाकायदा गालियाँ देते हुए और बाहें चढ़ाते हुए वेल की तरफ बढ़े थे और उनको रोका गया था। और भी हमने बिधूड़ी वाला प्रकरण तो देखा ही था जो दानिश अली के साथ जो हुआ था, वो ये सब और बहुत तमाम सारे प्रकरण। तो ये कोई नई बात नहीं है जिसको लेकर के हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे तो इसमें एक सकारात्मक इस तथ्य में दिखाई पड़ रहा है कि पहले दिन हंगामा हुआ, दूसरे दिन हंगामा हुआ, उसके बाद एक सहमति बन गई कम से कम वंदे मातरम पर चर्चा पर और SIR पर, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बहाने। तो 2 बड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा की सहमति बनी और उसके लिए दिन भी तय हो गए। ये एक मतलब मुझे लगता है ये एक सकारात्मक बात हुई इस सत्र में। दूसरी बात यह है कि हाउस चल भी रहा है, ऐसा भी नहीं है, हंगामा शुरू में होता है, उसके बाद हाउस चलता भी है, बिल भी पास हो रहे हैं। तो एकदम से नेगेटिविटी पैदा करना कि बिल्कुल सब कुछ हो गया और लोकतंत्र खत्म हो गया, संसद भंग हो गई, सब बेकार, ये मुझे लगता है ये दृष्टि ठीक नहीं है। हमको समग्रता में देखना चाहिए। अब 2-3 अप्रिय प्रकरण, जैसे रेणुका चौधरी वाला जो वो कुत्ता प्रकरण है, वो एक अप्रिय प्रकरण था, उससे बचा जाना चाहिए था, क्योंकि संसद इस तरह की तमाशे की चीज़ नहीं है। लेकिन तमाशे पहले भी होते रहे हैं, बैलगाड़ी से बैठ करके लोग सांसद आते रहे, घोड़ा लेके लोग सांसद आए हैं, संसद वहाँ पर बैठ करके परिसर तक आए हैं। तो रेणुका चौधरी भी उसी कड़ी में एक हैं। एक बार तो एक मीडिया चैनल ने तो बाकायदा शत्रुघ्न सिन्हा का डुप्लीकेट ही बिठा के पूरा सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया था। हम वो ट्रैक्टर लेके पहुँच गए थे चौटाला। तो ये पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है, लेकिन इस तरह की ये ध्यान खींचने के लिए किए जाते हैं इस तरह के ड्रामे। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और ड्रामा ही हो गया। कुत्ता प्रकरण तो ड्रामा ही है ना। देखिए, एक बात और भी है, मैं थोड़ा सा इसमें डेविल्स एडवोकेट का रोल ही प्ले करूंगा। प्रधानमंत्री जी को भी जो है ये ड्रामा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। किसी भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हंगामे को कभी ड्रामा नहीं कहा। इसके पहले भी अटल जी के टाइम में भी संसद ठप होती रही, मनमोहन सिंह के टाइम में भी संसद ठप हुई, पहले भी हुई, लेकिन कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि ड्रामा। तो ड्रामा शब्द थोड़ा सा डेरोगेटरी हो जाता है विपक्ष के लिए। ये नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ये शुरुआत वहीं से गड़बड़ हो गई। अगर उसकी ड्रामा की जगह दूसरा शब्द कहते प्रधानमंत्री जी कि भाई संसद में काम होना चाहिए, हम चाहते हैं काम हो, शोर शराबा हंगामा ना हो, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये भी एक मुझे लगता है कि देखना चाहिए। और रेणुका चौधरी तो खुद शिकार हुई हैं, सूर्पणखा तक कहा गया उनको, हाउस के अंदर कहा गया, सदन के अंदर कहा गया है, तो रेणुका चौधरी ये कर रही हैं। तो ये तो मतलब कोई किसी से किसी मामले में कम नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जनता की अपेक्षा है कि संसद चले, बिल पास हो। और सबसे बड़ी जो शुक्ला जी ने कही, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ कि हमेशा संसद में हंगामे की भेंट प्रश्नकाल और शून्यकाल ही चढ़ता है, जो कि नहीं चढ़ना चाहिए। क्योंकि शून्यकाल और प्रश्नकाल ऐसे हैं, शून्यकाल में हर सांसद को अपनी बात एटेंडम उठाने का मौका मिलता है तुरंत नोटिस दे करके, और प्रश्नकाल में पहले से नोटिस दिया जाता है, मंत्रालय उसका जवाब तैयार करता है,
उसका जवाब होता है, और वो सारा होता ये है कि जब वो चला जाता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी नहीं हो पाते, जो कि जब प्रश्नकाल चलता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस की भी गुंजाइश होती है, तो बहुत, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात को देखना चाहिए कि कम से कम शून्यकाल और प्रश्नकाल तो आप चलने दीजिए, उसके बाद आप हंगामा करिए। और अब तो नया ट्रेंड है, तो सत्ता पक्ष भी संसद को इतना हंगामा करता है, कई बार संसद स्थगित करनी पड़ती है, जो पहले नहीं होता था। तो इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जो किसी ने कहा और शायद शुक्ला जी ने कहा, कि ये जो विश्वास की कमी है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, वो एक बड़ा कारण है। और अब सदन में वैसे नेता भी नहीं है जो खड़े हो जाएं तो दोनों पक्ष शांत हो जाएं। चंद्रशेखर जी थे, जैसे अटल जी थे, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, प्रणब मुखर्जी थे, ऐसे कई नेता हुए हैं जो खड़े हो जाते थे तो पूरा पक्ष, दोनों पक्ष शांत हो जाते थे, भाई ये बोल रहे हो। चंद्रशेखर जी का तो हम लोगों ने देखा कि वो तुरंत हाथ उंगली उठाते थे, स्पीकर को मौका देते थे और वो बोलते थे और दोनों पक्ष सुनते थे। अटल जी एक पक्ष के नेता थे, लेकिन जब विपक्ष में थे तब भी उनकी बात, तो वो जो गरिमा वाले नेता हैं, न सत्ता पक्ष में बचे न विपक्ष में बचे हैं, कि अगर खड़े हो जाएं तो उनकी बात लोग सुने। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे संसदीय राजनीति के लिए ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर है इस समय, कि ऐसे नेता जिनकी बात सभी पक्ष सुने गंभीरता से और जो निष्पक्ष होकर के दूध का दूध और पानी के पानी वाली बात करें, उनका बड़ा अभाव है। और यही एक कारण है कि ऐसे नेता जो पुल बनते थे सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, वो नहीं है, तो पुल भी जो एक तरह से टूट गया है। और अविश्वास की स्थिति ये है कि जो प्रतिद्वंदिता होती है सत्ता पक्ष विपक्ष की, वो शत्रुता में बदल गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, ठीक है, चुनाव हार रहे हैं विपक्ष, तो अब हारे हो गए आप और उसमें नमक छिड़क दो, अब ये भी तो ठीक नहीं है ना। वो तो हार ही गया है, हार गया, बुरी तरह हार गया है। अब उसमें आप एक और मिर्च डाल दो, ये तो वो भी मतलब कौन सी संसदीय राजनीति है? मुझे तो नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा हार, जब 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब तो किसी ने ऐसा नमक नहीं छिड़का था कि भाई वाह 2 सीटें आई आपकी, वाह। अब तो इसलिए मुझे लगता है जब आप जीतते हैं तो सत्ता पक्ष को भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए और इस बात को ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम जीत रहे हैं, आप थोड़ा सीखिए हमसे, और हो सकता है अगला चुनाव आपका बेहतर हो। और बार बार अब 95 चुनाव राहुल गांधी ने तो कुछ जीती भी तो है कांग्रेस, उनका भी जिक्र कर दीजिए ना। 95 अगर हारी है तो 10-5 जीती भी होगी। तो हम लोग भी एक पक्षी बिल्कुल जो है, विपक्ष जो मीडिया में होने के बावजूद हम वही भाषा बोलने लगते हैं जो विपक्ष बोल रहा है। ठीक है, 95 चुनाव हारे हैं तो 10 चुनाव जीते भी तो हैं। 2018 में तो पूरे के 5 चुनाव हुए थे, 5 में 4 चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। तो क्या हुआ कि उसके बीजेपी खत्म हो गई क्या? तो मुझे लगता है थोड़ा सा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने मदन लाल खुराना को भी देखा, प्रमोद महाजन को देखा, सुषमा स्वराज को देखा, गुलाम नबी आजाद को देखा और प्रेमचंद दास मुंशी को देखा। तमाम संसदीय कार्य मंत्री ऐसे थे जिनका सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ बहुत बेहतर तालमेल था और जब भी कोई क्राइसिस होती थी वो बात करके उसको निपटा लेते थे। उसका पूरी तरह से अभाव मिल रहा है। यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री कई बार ऐसे बयान दे देते थे जो सीधे तीर की तरह विपक्ष को आगे लगते हैं, जब संसदीय कार्य मंत्री कभी ऐसे बयान नहीं देते थे। सर दोबारा आऊंगे, उस तरह के बयान देते थे जिससे रिकंसिलेशन हो। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर दोनों पक्षों को विचार की जरूरत है। सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और विपक्ष को जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। हर सत्र के पहले हम इस तरह की चर्चा करते हैं कि जनता का नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है, और इस सत्र में तो भौ कांड श्वान पर चर्चा करने लगे हम तब, जबकि हमारे पास ढेरों मुद्दे ऐसे पड़े हैं। प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा है, रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है, बिल कई सारे हैं, उसके बावजूद भी हम इस तरीके की बात करें। कहाँ संतुलन में कमी हो रही है, कहाँ विपक्ष में कमी हो रही है, कहाँ सत्ता में कमी हो रही है, कैसे देखें? मैंने अभी जितनी सारी विद्वान पत्रकार साथियों की बातें सुनी तो मैं असल में रिवाइंड ही कर रहा था कि अगर हम पिछले जितने भी खबरों के खिलाड़ी हैं हर संसदीय सत्र के, उनको जोड़ दें तो उसी से काम चल जाएगा। लाइव चर्चा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुद्दा बदल रहा है। अक्सर कई लोग कर देते हैं, हाँ, नहीं मिलती है तो वही चिपका देते हैं। तो संसद का हमारा हाल वही है, मुद्दे बदल जा रहे हैं। कभी वंदे मातरम में भोमो है, कभी प्रदूषण है, और कभी जो शिव जी की तस्वीर दिखा दी गई सदन में वो है, और कभी ऐसे छोटे मुद्दे हैं जो शायद जनता से सीधा सरोकार ना रखते हों, लेकिन उन पर चर्चा होती है। और करोड़ों रुपए के नुकसान के आंकड़े और प्रति घंटे कितना खर्च होता है। दरअसल हमारे जो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जनता के चुने हुए वोटों से जो प्रतिनिधि आते हैं, नीचे त्रिस्तरीय पंचायत से लेके विधानसभाओं से लेके और फिर संसद तक, तो उसमें सबसे बड़ी महापंचायत तो यही है। और इस महापंचायत से ही संदेश पूरे देश में जाता है। और वहाँ पर अगर इस तरह के हंगामे होते हैं और इस पर बातें करते हुए दरअसल अब हम थक चुके हैं। हमारे को ये समझ में नहीं आता कि इसमें नया मुद्दा क्या जोड़ा जाएगा। हम हमेशा
ये जो संतुलन शब्द का प्रयोग आपने भी प्रश्न में किया और विनोद जी भी कर रहे थे, वो संतुलन का बिगड़ना ही इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। हमारे पास पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ अच्छी समझदारी वाले नेताओं का अभाव है। मुद्दों को केवल मुद्दों तक सीमित रखते हुए उसको आपसी प्रतिद्वंदिता को दुश्मनी तक न बदल देने वाली समझ का अभाव है। इतना इम्बैलेंस है कि अब हमको ऐसा लगने लगा है कि वहाँ पर हम नेताओं को नहीं शत्रुओं को चुनकर भेजते हैं, और उससे बड़ा कन्फ्यूज़न जनता का उससे आगे का है कि जिनको ये आपस में शत्रु की तरह ट्रीट करते हैं वही पाला बदलते हुए एकदम से दूध के दूल्हे भी हो जाते हैं। व्यक्ति का समर्थन करें कि विचारधारा का समर्थन करें कि सब इतना घुल मिल गया है कि जो सत्ता में है वही सर्वोपरि है और जो सत्ता में नहीं है वो जीने लायक ही नहीं है। ये ठीक करें विनोद, मतलब जो सत्ता में है, जो सुप्रीम पावर में है उसी की चलेगी, और जो पावर में है नहीं उसको तो विपक्ष में बैठने का छोड़ दो, भारत में रहने का छोड़ दो, धरती पर रहने का अधिकार नहीं गोया कि। इस तरह के जो विचार हैं वो गलत हैं। कोई पार्टी 2 से अगर 300 तक पहुंची है तो कोई 300 से 2 पे आ गई है, ये चलेगा। लेकिन इसमें जब तक इस तरह का विचार नहीं होगा, संतुलित भाव वाला और बैलेंस नहीं होगा, और हम वहाँ से चर्चा करते हुए कुछ सिद्धांतवादी बातों तक भी पहुँच गए, जहाँ समीर जी ने कहा कि हम तो सिर्फ नेताओं पर ही उंगली उठा रहे हैं इस सारे हंगामे के पीछे, उन्होंने जनता पर भी उंगली उठाई सही कि भाई आप इस तरह के लोगों को चुनते क्यों। लेकिन वो ऐसी लंबी चुनाव सुधार और मान भाई दबंग इसलिए आते हैं कि दबंग को टिकट मिलते हैं। दबंग को टिकट क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो जिताऊ हैं, जो जिताऊ और टिकाऊ है टिकट उसी को मिलता है। और दबंग जिताऊ और टिकाऊ क्यों होता है? क्योंकि जनता के काम करा देता है। एक मास्टर जी को आप चुन के भेज दो भारी बहुमत के साथ, मास्टर जी के घर जाओगे तो पानी का नल नहीं ठीक करा पाएंगे आपके पास। हमारे लोकतंत्र की विडंबनाएं और विद्रूप जो है ना, वो भी तो इसी व्यवस्था में से सामने निकल के आते हैं। और मोहल्ले का दबंग जब पार्षद बन जाता है तो वो खड़े रह के नाली भी साफ कराता है और स्ट्रीट लाइट भी लगवाता है, लेकिन वो दबंग है तो अपने स्वार्थ भी पूरे करता है। उसमें काम कराने की कुव्वत है, लेकिन अपने खुद के काम कराने की उससे ज्यादा कुव्वत है, इसलिए दबंग है। और इस विरोधाभास के बीच जनता सोचती है भाई मेरा काम हो जाए, तेरे को जो कमाना है कमा, भाड़ में जा। अगर यही सैद्धांतिक बातें करनी है तो हमें फिर उस सच्चाई को भी आंख खोल के देखना ही पड़ेगा ना, जहां से ये तथ्य उभर कर आ रहा है कि मधु दंडवते क्यों चुनाव हार जाते हैं और फूलन देवी क्यों चुनाव जीत जाती हैं। इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि यार वो दंडवते जी के घर 4 बार गए तो उन्होंने तो सिद्धांतों का हवाला दे दिया, यार गलत काम है मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, तो बोले भाई तुम जमानत जब्त कराओ और घर बैठ। और चाय भी देर से आई। इसीलिए तो राजनीति में अपराधीकरण का जो विषय है आज तक हल नहीं हो पाया। नहीं, इसलिए नहीं होगा ना कि आप उसके घर जाइए तो उसके 4 लोग बैठे होंगे तो तुरंत आपकी समस्या नोट करेंगे और एक आदमी पीछे लग जाएगा, कैसे नहीं हो रहा, हमारा वोटर है। तो अगर या तो आप ये तय कर लो कि हम अपने काम नहीं होने की कीमत पर भी अच्छे आदमी को चुनकर भेजेंगे, धीरे धीरे सफाई हो जाएगी। सच्चाई को सामने रखेंगे तो सच्चाई स्वीकार करेंगे, तो हम खुद साफ करना चाहते हैं कि नहीं, पहले अपने आप से पूछ ले। रॉबिन हुड वाले बाहुबली जो हैं ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। नहीं, हम खुद अपने अंदर झांक लेना कि हम चाहते भी हैं कि ऐसे लोग। संसद का सत्र लगातार चल रहा है, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन चर्चा की जो इस वक्त स्थिति दिख रही है, ऐसा लगता नहीं है कि अंत तक ये हंगामा खत्म होने वाला है। संसद सत्र के साथ ही जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की बात कही गई, तो सदन के भीतर ये बात हुई, लेकिन उसके ठीक बाहर, मतलब ठीक बाद बाहर जो है, मदनी कहते हैं कि जो वंदे मातरम कहता है वो कमजोर है। अपने वरिष्ठ पत्रकारों से मैं जरा इस पर भी थोड़ा एक छोटा रिएक्शन चाहूंगी। वंदे मातरम पर चर्चा करने से पहले एक बात मैं थोड़े कहना चाहूँगा। राकेश जी ने एक मुद्दा उठाया कि प्रश्नकाल और शून्यकाल चलना चाहिए, तो मुझे ध्यान आया कि जब संसद के 50 साल पूरे हुए थे तो 2002 में स्वर्ण जयंती जब मनाई जा रही थी, तो उस समय लोकसभा में और राज्यसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ था कि प्रश्नकाल में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा और शून्यकाल में भी कोई सेंट्रल हॉल में नहीं, उसमें केंद्र में नहीं आएगा, टेबल के सामने नहीं आएगा। संगमा जी उस समय स्पीकर थे, तो विशेष सत्र था। उस सत्र में ये रेजोल्यूशन हो जाने के बाद नियमावली में भी परिवर्तन किया गया और नियमावली में भी डाला गया कि कोई अगर इसमें बाधा पहुंचाएगा या खड़ा होगा स्पीकर की इजाज़त के बिना तो उसको अपने आप निष्कासित माना जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं। इसके बावजूद अब आप देखिए कि सोमवार को जिस वक्त हंगामा किया विपक्ष ने, उस समय उसके बाद पर्यावरण का मुद्दा प्रियंका वाड्रा ने उठाया, लेकिन सोमवार को 3 प्रश्न पर्यावरण पर लगे हुए थे और कांग्रेस के सांसदों के लगे हुए थे, उस पर चर्चा नहीं की गई और अगले दिन उसको मुद्दा उठाया गया। और 2 दिन पहले राहुल गांधी पर्यावरण को लेकर के कुछ महिलाओं से मिले थे, तो पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा था, तो पर्यावरण के तो सवाल पहले दिन ही लगे हुए थे, उसी दिन वो मुद्दा क्यों नहीं उठा लिया गया? तो उस वक्त मुद्दा उठाना चाहिए था। और फिर 2 दिन बर्बादी की बात है, तो सोमवार को किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया सदन में
कि हम इस पे बहस करवाने को तैयार हैं। चर्चा करने के लिए तैयार। चर्चा को तैयार है। तो फिर मंगलवार को क्यों बाधा पहुंचाई गई, मंगलवार को क्यों हंगामा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्ष कई बार गंभीरता से चीज़ों को नहीं लेता है, इस वजह से। तो अब हम वंदे मातरम का मुद्दे को लेते हैं। अगले दिन बैठक हुई, बैठक में सारा एजेंडा तय हो गया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हुआ हंगामा मंगलवार को फिर से। अब वंदे मातरम जो है वह मुद्दा मैं समझता हूं सरकार की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। उस राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है एक फैसला एक ढंग से संसद से आने वाला है कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने उस समय 1923 में काकीनाडा के अधिवेशन में यह गलती की थी कि उस पर एक कमेटी बना दी गई कि वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाए या ना गाया जाए, बोला जाए या ना बोला जाए, जबकि वो 27 साल से पहले लगातार बिना बाधा बोला जा रहा था, 27 से भी ज़्यादा सालों से। तो उसमें जो जिस प्रकार एक कमेटी बनी, उस कमेटी में सुभाष चंद्र बोस भी थे और सुभाष चंद्र बोस ने उस कमेटी में इस बात का विरोध किया था कि इसमें कोई कांट छांट की जाए, और कांट छांट की गई। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद एक चिट्ठी भी लिखी जवाहरलाल नेहरू को कि मैं इसके खिलाफ हूं, ये इसमें कांट छांट नहीं की जानी चाहिए। तो वो सारे मुद्दे मैं समझता हूं आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो राजनीतिक मुद्दा एक मैं समझता हूं कि एक जिस प्रकार ये वंदे मातरम पर बहस करने का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग एक तरह से कांग्रेस पर, खासतौर पर नेहरू परिवार पर ये हमला करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। और उसमें मैं समझता हूं पहले वो कर लिया जाएगा, उसके बाद जो वोटिंग पर अगले 2 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म पर जो चर्चा होनी है वो उतना दमदार ही नहीं रहेगी उसके बाद। और दूसरा ये है कि जिस पर चर्चा विपक्ष चाहता है उस पर तो चर्चा बेसिकली तो रिकॉर्ड में तो नहीं आएगी, वैसे बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार विपक्ष पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी वोटिंग सूचियों के पुनरीक्षण को मुद्दा बना रहा है, ये मुद्दा संसद का नहीं है, ये संसद का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करे क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये संसद की समय की बर्बादी है। इसके अलावा और ये काल्पनिक मुद्दा भी है, ये काल्पनिक मुद्दा भी है और ये मुद्दा नहीं। विपक्षी मुद्दा लगातार उठा रहा है। अनुराग सर, मदनी का स्टेटमेंट मैं चाहूंगी उसी पर आप थोड़ा सा विस्तार दें कि वंदे मातरम जो कह रहा है वो कमजोर है। वंदे मातरम जैसे पर या वंदे मातरम पर इस तरीके की सियासत क्या विपक्ष अपने एजेंडे में शामिल करने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रतीक्षा जी, इस समय सबसे बड़ा एक जो पिछले 5-7 सालों से एक वैक्यूम बना है, वो वैक्यूम ये है कि मुसलमानों का असली नेता कौन है। क्या कांग्रेस मुसलमानों की नेता है, या अखिलेश यादव जी मुसलमानों के नेता हैं, या लालू जी नेता हैं, या और भी बहुत सारे नेता हैं, या ओवैसी को मान लिया जाए, ममता जी निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति में हर वो व्यक्ति जिसने मुसलमानों के एजेंडे पे थोड़ा सा मुसलमानों के मैं हक तो नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसा तो कोई हक वाली बात यहाँ नहीं, लेकिन उनके नेता बनने की जो बात है वो हर आदमी रिंग फेंक रहा है। कौन मेरे तरफ आ जाए, कब छल्ला चला जाए कि किसकी लग जाए। तो अब मुसलमानों ने, कांग्रेस से भी उनका विश्वास उठ गया है, लालू जी से भी उठ गया है, मुलायम सिंह जी से भी उठ गया है, मतलब उनकी पार्टियों से। अभी टीएमसी वाला कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि उनको ममता जी पे यकीन है या नहीं है। तो एक नई पोजीशन ओपन हुई है, उसको मैं कॉर्पोरेट भाषा में कहूँ, वो है मुसलमानों के नेता की। तो हर आदमी उसमें अपना चांस बनाने के चक्कर में है। तो मदनी जी ने भी उसी दिशा में ये काम किया है। अच्छा, दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक आता है कि थोड़ा सा हम लोग भी उनकी, मतलब इसी तरह से वो बड़े नेता बने भाई, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम नेताओं में माने जाते हैं, तो उनको इस तरह से हम लोगों ने ही बनाया है कि उनके विवादास्पद बयानों पे हम लोग बहुत ज़्यादा तूल दे के उनको बड़ा बना रहे हैं और उनको बड़ा बन के मज़ा आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा इनके इस आचरण पे कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और इसमें भी ये मदनी जी का ये बयान सरकार को परेशान नहीं कर रहा है, ये परेशान उन पार्टियों को कर रहा है जो अभी तक मुस्लिम वोट के ठेकेदार बने हुए थे।
राकेश सर, मदनी की चर्चा तो सदन के बाहर हुई। समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, क्या हमें जिहाद करना ही पड़ेगा या हम जिहाद करने के लिए मजबूर हैं। इस टाइप के स्टेटमेंट जब आप सदन में देते हैं, सत्र के दौरान देते हैं, जब पूरा देश आपको सुन रहा है, विदेशों से पत्रकार आते हैं, सुनते हैं जब सेशन चलता है, इस तरीके की बातें कैसे मतलब इसको कैसे पचाया जाए, कैसे पार्टियों के एजेंडे में ये आ गया कि आप सदन के भीतर बैठकर जिहाद की बात कर रहे हो? देखिए, देश में जो मुस्लिम आबादी है वो आज की डेट में उसी तरह भ्रमित खड़ी है जैसे किसी टाइम पे आपकी दलित आबादी खड़ी थी, और उस मुस्लिम आबादी को अपने साथ जोड़ने के लिए सारी एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो आपने सपा सांसद की बात की, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी मदनी साहब के बयान का समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि जिहाद की आवश्यकता है। तो जो वर्मा जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इस समय पर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा है कि हम मुसलमान को अपने साथ कैसे जोड़ें। तो आप तीन तरह से देखिए कि जैसे मदनी जी का बयान आया, हुमायूं अपने पूर्वज बाबर की मस्जिद बनाने की बात कर रहे। पिताजी थे बाबा, अकबर के नाती थे। तो मैं बंगाल वाले हुमायूं को ही बोल रहा हूँ, पूर्वज हुए बाबर जब वो अपनी मस्जिद बनवा रहे थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि अलग अलग राज्यों से एक स्वर निकल रहा है, और खासकर उन राज्यों से स्वर निकल रहा है जहां मुस्लिम आबादी प्रभावी है। अब ये स्वर आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ से नहीं निकलेगा, ये आपको निकलेगा बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ सबको लग रहा है कि जो मुस्लिम आबादी वो हमारे साथ आ जाए। और इस मामले में कांग्रेस जो है तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि दलित और मुसलमान हमारे साथ आ गया तो हमारी नैया पार लग जाएगी। और आप जिसका जिक्र पहले की थी कि इतने चुनाव वो हार गए, अब विनोद जी ने कहा कुछ चुनाव जीते भी हैं, तो मुझे लगता है हारने की संख्या कम करना चाहते हैं राहुल जी और जीतने की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए सारी कसरत जो कांग्रेस कर रही है वो कर रही मुसलमान को जोड़ने की, और उसी का नतीजा है कि आप बिहार हार गए हैं। और बिहार हारने का कारण इसीलिए था क्योंकि उन्होंने डिरेल कर दिया तेजस्वी यादव के पूरे चुनाव को, वोट यात्रा निकाला और उस वोट यात्रा के साथ उन्होंने सीमांचल की सीटों पे फोकस रखा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो SIR हो रहा है, उस SIR में जो BLA दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से वो है 16,000, और वो 16,000 BLA उन 43 सीटों पे दिए गए हैं जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 43 सीटों पे फोकस करके चल रही है, बिहार में भी 50 सीटों पे फोकस करके चल रही थी। तो ये जो जिहाद का शब्द आया है, जिहाद का शब्द महमूद मदनी जी की तरफ से दिया गया, और अब उसको सब लोग लपकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इस जिहाद से हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, वोटर, मुस्लिम वोटर हमारी तरफ होगा। समीर सर, इसके पहले भी आपने कहा कि जनता को भी सोचना चाहिए कि वो किसको चुनकर भेज रही है। ये विडंबना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इस वक्त जिस तरीके से सत्ता पक्ष की प्लानिंग है, विनोद सर भी उस पर इशारा कर रहे थे कि क्यों इतना हार्ड विपक्ष को कहा जाता है, क्यों अगर हार गए हैं तो विपक्ष में बैठे हैं तो क्यों उनको पिन करना चाहिए, क्यों उनकी आलोचना करनी चाहिए। क्या प्लानिंग की या क्या स्ट्रैटेजी की कमी सत्ता पक्ष की तरफ से भी हो रही है, इसलिए सत्र की यह स्थिति है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये तो जो सत्ता पक्ष में है उनकी राजनीति करने का एक तरीका होता है, और किस तरीके से विपक्ष को और ज़्यादा मतलब आप उसको हारे हुए को और हराओ, मतलब मानसिक रूप से इतना तोड़ो कि वो किसी अगले चुनाव के लिए तैयार न हो सके। तो ये रणनीति रहती है चुनाव में, और 2014 के बाद ये ज़्यादा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब दिल्ली में आई है, तो उनकी जो दो कार्यशैली ये करने की वो इस तरीके से कि बिल्कुल विपक्ष को पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म करना। और राजनीति में होता है ये, राजनीति में कोई इस तरीके से दाया भाव की राजनीति होती है, राजनीति निर्मम होती है। अगर आप निर्मम तरह की राजनीति करोगे तभी आप सर्वाइव लंबे समय तक कर पाओगे। तो पार्टी उस रणनीति पर चल रही है कि भाई विपक्ष के ऊपर तंज कसना, हारने पर और कहना, 2 बार विपक्ष का नेता का पद नहीं मिला उसको लगातार बनाए रखना। तो इस तमाम तरह के मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से होता है, फिर विपक्ष भी इस तरीके से बयान मतलब झुंझलाहट में कई बार देता है। तो मुझे लग रहा है कि अब राजनीति में मतलब आरोप प्रत्यारोप एक लिमिट के बाहर चले गए। ऐसा नहीं कि पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय लगते थे, नरसिम्हा राव 92 में थे, उस समय भी रहा है। लेकिन उस समय के जो राजनीतिक थे उनके एक मुझे लगता है एक भाषा की मर्यादा थी, और एक लक्ष्मण रेखा को लांघते नहीं थे, मतलब एक सम्मान बना रहता था आपस के बीच में। अब मुझे लगता है वो पूरी
तरीके से लगभग खत्म हो गया है, और न भाषा की मर्यादा बची है, न किसी तरह का कोई लिमिट है। जिसको जहाँ तक लगता है वो वहाँ तक जाके उस तरीके से बोलता है। अब तंज में क्या क्या कहा जाता है, तंज का अर्थ निकालेंगे तो कितने अर्थ निकल सकते हैं। उन तमाम तरह की चीज़ें सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है। मुझे लग रहा है कि अब ये लगातार चलने वाली प्रोसेस होगी। इसमें फिलहाल मुझे किसी तरह की सुधरने की गुंजाइश नज़र नहीं आती, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष बहुत सक्षम स्थिति में है और विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो विपक्ष की इतनी स्थिति नहीं, और विपक्ष के अंदर भी जिस तरीके से गुटबंदी बनी हुई है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अपने आप को मानती नहीं है, अखिलेश यादव अपने को उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता मानते हैं, वो राहुल गांधी को बहुत भाव देने को तैयार नहीं है। साउथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेलिन अपने आप को ज़्यादा बड़ा नेता मानते हैं। तो ये जो बटा हुआ विपक्ष है इंडिया गठबंधन में, वो इस स्थिति में नहीं है कि एक मिलकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके या कोई उनके सामने एक बड़ा मोर्चा खड़ा कर सके। तो फिलहाल सत्ता पक्ष मजबूत है, तो विपक्ष ये सब सहना होगा। और जब विपक्ष थोड़ी स्थिति में आएगा, मजबूत स्थिति में आएगा, तो मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष का टोन भी बदलता है। अगर आप सामने वाला विपक्ष भी मजबूत देखते हैं तो उस स्थिति से चीज़ें भी बदलती है। अगर विधानसभा में भी देखो और आप लोकसभा में भी देखो, विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी फिर एक सहयोग की और आपसी सामंजस्य बनाने की 235 सीटें विपक्ष की। नहीं, विपक्ष में वो तो कहाँ एकजुट है इंडिया गठबंधन, क्या हो आपस में कहाँ एकजुट है, सिर्फ नाम की संख्या, एकजुटता नहीं नाम की संख्या है, एकजुटता नहीं मुझे है, लग रहा है संख्या तो गिनाई जाती है, तो उसके कारण ये इनके बीच में आपस में चल रहा है। और जिस दिन बेहतर स्थिति में विपक्ष आएगा तो विपक्ष से बुला के बात भी की जाएगी, चर्चा भी की जाएगी सभा चीजों को लेके। फिलहाल मुझे ये दूर का कोड़ी नजर आ रही है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो स्थिति राजनीति में बनी हुई है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। संतुलन वाला जो गैप है वो बना रहेगा। अभी ऐसा लग रहा है। विनोद सर, सत्र चल रहा है, आपने भी कहा कि इतना पिन नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई, जब 2 सीटें आई तो नहीं की गई थी। सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी आप स्ट्रैटेजी पे प्लान नहीं कर रहे हो। आप सदन में क्या सवाल उठाना है, पर्यावरण के क्वेश्चन लगे हुए हैं और आप शोर शराबा करके बाहर आके और बाइट दे रहे हो कि नहीं नहीं पर्यावरण पर बात होनी चाहिए, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इन सारी चीजों के बीच में क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो AI का वीडियो जनरेट कर दिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी चाय बेच रहे हैं? ये सारी चीजें सेल्फ गोल नहीं दिखाती हैं? ये प्लानिंग की कमी नहीं दिखाती है? नहीं, मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको कतई इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इस तरह का वीडियो बना करके और उसको मजाक बनाया जाए। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी उनकी भी IT सेल कई बार राहुल गांधी का ऐसे ही मजाक उड़ाती है बना करके, तो उसमें, लेकिन मुझे लगता फिर भी कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष वाले करते हैं तो ये उनकी गलती है, और जो कांग्रेस करती है तो उसकी गलती। ये कम से कम वही हम लोग बात कर रहे थे, पिछले नेताओं में रिश्तों की एक मर्यादा थी। कभी हमने नहीं देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की मजाक उड़ाई जा रही हो या सोनिया गांधी की मजाक बाद में उस तरह से उड़ाई गई। पहले तो जरूर जर्सी गाय वगैरह कहा गया, लेकिन एक समय बाद ये चीज़ें थम गई थी। तो ये मुझे लगता है कि और AI बना करके इससे हासिल कुछ नहीं होता है। आप चाय बेचते हुए और वो दिखा देंगे, कुछ दिन चल जाएगा सोशल मीडिया पे, क्या हासिल होगा? जो आपका वोटर है वो उसे ताली बजा देगा, जो विरोधी है वो उसको कंडेम करेगा। इससे कोई अतिरिक्त लाभ किसी दल को नहीं मिलता है किसी भी नेता का मजाक उड़ाने से। मेरा तो मानना, राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया, लेकिन पप्पू बनने के बाद भी 99 सीटें आ गई ना कांग्रेस की। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रयासों से थोड़ा बहुत तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन कोई राजनीतिक लाभ बड़ा नहीं मिलता। उसकी बजाय बेहतर हो आप अपने संगठन पर ध्यान दीजिए, आप अपने उन जहाँ जो कमजोरियाँ हैं, जो मुद्दों को उठाने में जो कमजोरी है, या पार्टी के भीतर जो कमजोरियाँ हैं, अनुशासन की जो कमी है, कर्नाटक या और राज्यों में जो इस तरह की समस्या आ रही है उन पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद चुनौती दीजिए सत्ता पक्ष को। एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने सहयोगियों के साथ संवाद करिए, उनको एकजुट करिए, इस पर फोकस करिए, बजाय कि ये इस तरह के वो बनाने के। मैं इससे भी कतई सहमत नहीं हूँ। वंदे मातरम वाली बात पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में बाकायदा स्वीकृत है और उसको माना गया है, और इसीलिए पार्लियामेंट के सत्र का जब सत्रावसान होता है तो वंदे मातरम का गायन भी होता है उसमें, और राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम। अब वो अलग बात है कि उसे 2 स्टैंजा लिए गए, अब उसमें बहस होगी, संसद में सामने आएगा, सरकार कटघरे में खड़ा करेगी जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि नेहरू को कटघरे में खड़ा किए बिना सरकार का काम नहीं चलता। वो तो शायद दिल्ली के प्रदूषण के लिए भी नेहरू ही जिम्मेदार हैं, तो वो तो आएगा, लेकिन उसका जवाब भी होगा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया था गांधी जी को कि भाई ये 2 संजाई रखिए। तो ये सब चीज़ें आएंगी अपनी तरफ से, ठीक है। जनता के सामने वो सच आना चाहिए, जो भी इतिहास में तथ्यात्मक रूप से जो रहा हो, तथ्यात्मक सच आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए डिबेट हो रही है, कौन किस पे भारी पड़ेगा वो अलग बात है।
बंगाल चुनाव भी है, ठीक है। वंदे मातरम, बंगाल चुनाव तो पिछली बार भी था जब दाढ़ी भी रखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर की स्टाइल में, तो वो तो प्रतीकात्मक सब होता है उसकी। ये मथुरा मंदिर की पूजा भी हुई थी बांग्लादेश में जाकर अभी के। आप कहें कि इस तरीके की आलोचना से कुछ मिलता नहीं है। हाँ, तो मैं तो तथ्य रख रहा हूँ, ये तो तथ्य ना। मैं मथुरा मंदिर में बांग्लादेश में जाकर प्रधानमंत्री जी ने पूजा की थी, बंगाल चुनाव के दौरान ही की थी। तो ये प्रतीकात्मक होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति में हर नेता, राजनीति, ममता बनर्जी भी अपने को बंगाली अस्मिता का प्रतीक बना के कुछ पेश करेंगी, तो ये तो रहेगा। मेरा मतलब ये है कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो निहायत निरर्थक और मतलब क्या कि वाहियात आप कह सकते हैं कि इस तरह का बयान देना, क्योंकि राष्ट्रगीत के रूप में जब स्वीकृत है और आज़ादी के आंदोलन का गीत है वो, और कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया जाता रहा, उसमें हिंदू मुसलमान सब गाते थे। तो इसलिए इस तरह का बयान दे करके, और जो अभी ये कहा कि मुस्लिम नेतृत्व शून्यता है, सही बात, शून्यता है मुस्लिम नेतृत्व, लेकिन मौलाना अरशद मदनी या महमूद मदनी ये कभी मुसलमानों के सर्वस्वीकार्य नेता नहीं रहे हैं। ये मौलाना हैं, उलेमा हैं, देवबंद के हैं। सर, एक नैरेटिव जैसा बनाने की मुसलमानों के कोशिश नेता जो दिखाई रहे हैं वो राजनीतिक दलों में रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे वामपंथी पार्टियों में रहे हों, चाहे समाजवादियों के बीच में रहे हों, चाहे वो और पार्टियों में रहे हों, लेकिन वो राजनीतिक नेता ही रहे हैं। वो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हों, जवाहर रहमान अंसारी हों, या उसके पहले मौलाना आज़ाद हों, जो भी आज़ादी के बाद जो मुस्लिम नेता स्वीकार रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही नेता रहे हैं। ये इस तरह के, जैसे कोई कह दिए कोई साधु महात्मा, कोई पुजारी जो है हिंदुओं का नेता कैसे हो सकता है? हिंदू अगर मान लीजिए नेता हिंदुओं के हुए भी हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के नेता हैं वो माने। तो मुझे लगता है ये मौलाना साहब तो अपना एड्रेस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। और वंदे मातरम जो है वो आज़ादी के आंदोलन का तराना है, इसलिए उससे किसी को परहेज अगर होता है तो वो उचित नहीं है। और इसको लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, लेकिन अब जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो बहुत सारी धुंध भी साफ होगी, तो अच्छा है, मुद्दा भी बहस हो, मुद्दा भी अच्छा होगा, मुद्दा भी अच्छा होगा। सर, सेशन एक हफ्ते का बीत चुका है, कहानी तो कुछ वैसी दिख नहीं रही कि अंत बहुत अच्छा होने वाला। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं सर? दरअसल वंदे मातरम पे बहुत चर्चा चल रही है, तो वंदे मातरम पे जो संशोधन हुआ उसका रास्ता तो हमारे देश के महात्मा गांधी जी ने 1930 में दिया था, जब उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम में एक लाइन जोड़ दिया, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो 1930 में दांडी मार्च में जब उन्होंने ये लाइन जोड़ी और उसका मूल जो था उसको हटाया, तो वही ताकत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिली, और उस दौरान उन्होंने वंदे मातरम पे संशोधन किया कि 2 लाइन रखी जाए, और वही ताकत आज भी चली आ रही, जो मदनी जैसे व्यक्ति उसी ताकत के आधार पे ही वंदे मातरम पे टिप्पणी कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ आज़ादी के पहले से ही इस पर टिप्पणी करने का एक रास्ता बनाया गया, जो मुझे लगता है कि आने वाले अनादिकाल तक चलता रहेगा। वंदे मातरम मुद्दा रहेगा, बीजेपी इसे अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश करेगी, और जैसा कि विनोद सर भी कह रहे थे कि हो सकता हो कि नेहरू भी आए, हो सकता हो गांधी भी आए, यहाँ भी वंदे मातरम पर सार्थक चर्चा हो गई, अभी तक सदन में नहीं गई हुए। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, और क्या जिहाद सदन में कह देना या इस तरीके की बात कह देना कि जो ये बोलते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ये सबसे क्या माहौल ही ख़राब होता है? इसका आउटपुट तो कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता। भारत में तुष्टीकरण की राजनीति का विषबीज कितना पुराना है इसको थोड़ा सा समझना हो, और उसने इस देश का कितना अहित किया है, नुकसान किया है, ये समझना हो तो केवल वंदे मातरम का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। फूट डालो और शासन करो की जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसका शिकार हमारे बड़े बड़े नेता भी किस तरीके से हुए, और किस तरीके से स्वतंत्रता के संग्राम को भी हिंदुओं और मुस्लिमों के और बंगाल के और महाराष्ट्र के और दक्षिण के और उत्तर के संग्राम में परिवर्तित करने की साजिशें इस देश में हुई, उसके विस्तार में जाने का ये वक्त नहीं है, लेकिन संकेत काफ़ी है। 7 नवंबर 1875 को रचा गया बंकिम चंद्र चटर्जी का ये महागीत, जिसने राष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम में ऊर्जा का प्रवाह किया, प्राण का संचार किया, सोई हुई जनता को जगाया, और वही 1882 में आनंद मठ के उपन्यास में आकर और अधिक, और जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगाने वाले किसकी तरफ है, इस सवाल का जवाब आपको सब कुछ बता देगा। ब्रिटिश सरकार उस गीत से इतनी भयभीत हो गई कि इसको गाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और उसकी पंक्तियां और उसकी पैराग्राफ हटाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को ये तय कर लिया था कि आज़ादी के बाद भी सुख से नहीं जीने देना। ये देश आज़ादी के बाद भी कैसे इस हिंदू मुस्लिम के विष बीज से त्रस्त रहे, इसकी जो साजिश रची गई है वो तब रची गई है जब इस गीत को प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा कर दिया। हम पर 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटिशों को सही कौन साबित कर रहा है?
ये विषबीज साबित कर रहा है। जिस गीत के पीछे पूरा देश खड़ा था, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम अंश हैं। वो डाले गए हैं, साजिशन डाले गए हैं, और आज तक हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और आज उसके 150वीं वो मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए भी हम संसद में बहस करते वक्त उसी विष बीज को घोल घोल कर पी रहे हैं। इसका मतलब हम अगले 150 साल तक भी उस विष बीज से मुक्त नहीं होने का संकल्प ले रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है इस देश के लिए? जिस गीत को आजादी का प्रेरणा स्रोत बनाकर आगे तक याद रखा जाना चाहिए था, और यह भी एक राजनीति ही रही कि वो राष्ट्रगान नहीं बनकर राष्ट्रगीत बनकर रह गया, और जनगण मन हमारा वो बना रहा। इन सारी साजिशों को, इसके पीछे की राजनीति को, इस जहर को घोलने वाले के उद्देश्यों को जो नहीं समझेगा वो इस पर बहस करेगा। मुझे इस पर बहस नहीं करनी, केवल इतना कहना वंदे मातरम। टिप्पणी जरूर करूंगा कि उसका मुख्य उद्देश्य बंगाल का चुनाव है, क्योंकि बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी भी आए, रविंद्रनाथ टैगोर भी आए, और जिस बंगाल की धरती से बंकिम चंद्र चटर्जी आए, उसी बंगाल की धरती के लोग कैसे अब वंदे मातरम का विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो वोट हारेंगे। ये उसका उद्देश्य है। ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी सदन के भीतर जब वंदे मातरम पर चर्चा होगी। लगातार शीतकालीन सत्र जारी है और हंगामा भी दिखाई पड़ रहा है। मुद्दे शायद विपक्षी दलों के लिए या सत्ता पक्ष के लिए भी जनता गौर दिखाई देती है, लेकिन वो उनकी जो विरोध करने की स्थिति है, वो उनका जो तरीका है, वही वो प्राथमिक बनाए हुए नजर आते हैं। यही विडंबना है हमारे संसदीय पूरे कार्यप्रणाली की। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। लगातार शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।